दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां पे हम चर्चा करेंगे अपने 494 नंबर के लेक्चर की। ठीक है, आज हमारा दोस्तों फिजिक्स में 39 नंबर की क्लास है। दोस्तों ये 39 नंबर की क्लास है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 14,791 से लेकर 14,820 तक के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो धीरे धीरे देखिए 15,000 के निकट हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ में जुड़िए और अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बहुत सारे सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अपनी क्लास में प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मेरी कोशिश होती है कि क्लास में जितने भी सवाल पर डिस्कशन किया जाए वो सारे के सारे सवाल क्लास में ही आपको याद हो जाएं, ज़्यादा आपको प्रेशर ना लेना पड़े। तो क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है और बच्चों को विश्वास भी हो गया कि नहीं, नितिन सर से पढ़ने के बाद जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आप मेरी बात एक और मान लीजिए, सलाह मान लीजिए, सुझाव आपके लिए है। आपकी जेब से पैसे नहीं खर्च होंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ स्टडी 91 ऑफिशियल, उस पर मेरी फोटो लगी होगी, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स में आ जाइए, कंटेंट का फोल्डर आपको दिखेगा, वहाँ फ्री डेमो दिया गया। दोस्तों आप ना डेमो देख लीजिए एक बार जीएस के लिए। कंप्लीट हिस्ट्री का जीएस बैच अभी लॉन्च हुआ है, आप सिर्फ डेमो देख लीजिए। डेमो देखने के बाद तब सोचिएगा कि बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अभी जेब से पैसे नहीं खर्च करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो देखने की बात कर रहा हूँ। यार ऑनलाइन क्लास में कौन डेमो देता, आप जाके ढूंढना, कोई देता नहीं डेमो। लोग सोचते हैं कि कितना कोर्स हम बेच दें। ठीक है, बिना दिखाए बिना बताए। ठीक है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ एक बार डेमो देखिए, पसंद आए, आपकी आत्मा कहे तो दोस्तों आप ज्वाइन कीजिए, नहीं आत्मा कहती है कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा है कि दिष्ट धारा, जिसे हम डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, कह रहा है इसकी आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों दृष्टि धारा की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा दृष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। ये हर्ट्ज क्यों लिख रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आवृत्ति को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तो जो दिष्ट धारा है इसकी आवृत्ति 0 होती है। लेकिन कैसे 0 होती है, मैं आज बता के चला जाऊं, आपको इसके पीछे का कारण ही ना पता हो। 0 इस वजह से होती है क्योंकि दिष्ट धारा में जो करंट है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। याद रखेगा दिष्ट धारा में विद्युत प्रवाह, ठीक है, विद्युत प्रवाह, ठीक है, एक ही दिशा में होता है। ठीक है, एक ही दिशा में होता है। इसी कारण दोस्तों यहाँ 0 हर्ट्ज बन रहा है। ठीक है, अगर क्या करता, अगर आता जाता तब दोस्तों आपका जवाब बदल सकता था। हाँ, एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे, मान लीजिए आपसे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूछ लिया कि बताइए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है, उत्पादन भी इसी पे होता है। ठीक, 1 सेकंड में 50 बार दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे आगे पीछे करते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये 50 हर्ट्ज कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिशा है दोस्तों ये दोनों दिशाओं में आता जाता रहता है, इस वजह से प्रत्यावर्ती धारा पूछे तब तो 50 हर्ट्ज बताएगा। लेकिन अगर एसी वाला पूछ रहा है, सॉरी एसी पूछे तब, डीसी वाला पूछ रहा है तब आप दोस्तों वहां 0 हर्ट्ज बताएगा। ये आप याद रखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को क्या कहते हैं, इसको एसी करंट कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा यदि एक फ्यूज है और उसका मान 8A, ये मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, यदि उसका मान क्या दोस्तों 8 एम्पियर है तो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखेगा 8 एम्पियर अगर दिया हुआ है तो 8 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा यदि प्रवाहित होगी, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो फ्यूज जल जाएगा। ठीक है, फ्यूज जल जाएगा। ठीक है, फ्यूज तो जल जाएगा लेकिन बाकी के उपकरण दोस्तों सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, सिर्फ फ्यूज ही जलेगा, बाकी के जो उपकरण हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये अलग अलग मान का फ्यूज आता है। ठीक है, जैसे 2 एम्पियर का हो गया, 3 एम्पियर का हो गया, 4, 5, जैसा आप लीजिए। ठीक है, तो ये अलग अलग फ्यूज की साइज होती है। तो 8A जो लिखा है उसका मतलब पूछा जा रहा है। मेटल डिटेक्टर दोस्तों, कहीं आप जाते हैं किसी, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो आपकी चेकिंग होती है, तो एक मशीन दोस्तों गेट पे लिया रहता है, ठीक है, चेक करने वाला, और वो आपके शरीर के चारों तरफ घुमाता है तो टी 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 टी, ठीक है,
याद आ रहा होगा, वही है दोस्तों मेटल डिटेक्टर। ये मेटल डिटेक्टर करता क्या है, डिटेक्ट माने ढूंढना, मेटल यानी धातुओं का। ये मेटल डिटेक्टर आपके शरीर में कहां कहां धातु है उसका पता लगाता है, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो यह भी दोस्तों जो आपने पीछे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा था, यह भी दोस्तों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, पूरा नाम लिखिए, ठीक है। यह भी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर दोस्तों, प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है, प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जो मेटल डिटेक्टर है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा, आपसे पूछा जा रहा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, यह भी दोस्तों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, यह भी दोस्तों उसी पर काम करता है, इसको भी याद रखेंगे। हालांकि जो माइक्रोफोन होता है, ये माइक्रोफोन करता क्या है, माइक्रोफोन का काम क्या होता है, ठीक है, यानी जो कुछ हम बोलते हैं दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को यह क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। यह क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को क्या कर देता है दोस्तों, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा में यह बदल देता है। क्योंकि अगर नहीं बदलता, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं कि माइक के थ्रू ये जो है वैद्युत ऊर्जा में चेंज हो गया ना, ठीक है, और ये आवाज आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनता है दोस्तों, कह रहा वो कौन सा धातु है जिससे चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक, तो याद रखिएगा नरम लोहे का, ठीक है। विद्युत चुंबक जो होता है दोस्तों यह किसका बना होता है, जो नरम लोहा होता है, जो जिसको हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, उसी से दोस्तों विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन से ही विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, नरम लोहे से विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। यह बड़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट, टेप रिकॉर्डर जानते हैं, अब तो दुनिया ही चली गई, ठीक है। हालांकि हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जीवन में टेप रिकॉर्डर को भी देखे हैं, वीसीआर को देखे हैं, सीडी को देखे हैं, डीवीडी को देखे हैं, फ्लॉपी डिस्क को देखे हैं। ये सारी चीजें अब आज के बच्चों से पूछेंगे तो उन्हें नहीं पता होगी। क्यों भाई, टेक्नोलॉजी से बाहर चली गई, ठीक है, तो बिजनेस सबका समय समाप्त हो गया। लेकिन हम लोगों के समय में था टेप रिकॉर्डर, आपको याद है टेप रिकॉर्डर दोस्तों, जो हम लोग गाने सुनते थे, ठीक है, तो उसमें जो टेप रिकॉर्डर के अंदर जो टेप होता था, सवाल कर रहा है कि वो जो टेप है उसमें किस चीज का लेप रहता था, ये बताना है। तो वह लेप भी एक तरह का लौह चुंबकीय चूर्ण होता था, उसी का दोस्तों लेप लगता था, तो उसको मैग्नेटिक बोलते थे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक बोलते थे, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मतलब हो जाता है लौह चुंबकीय, ठीक है, लौह चुंबकीय चूर्ण, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लौह चुंबकीय चूर्ण है, और आपसे पूछ दे कि भाई लौह चुंबकीय चूर्ण में क्या हो सकता है, ये ऑप्शन में दे, या हो सकता है ये ऑप्शन दे दे, सीधे सीधे लिख दे आयरन ऑक्साइड, ठीक है। किसका लेप रहता है, या तो लिख दे सीधा सीधा आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, ये भी दे सकता है, या फिर ये भी दे सकता है कि किसी तरह का लौह चुंबकीय चूर्ण होता है, या इंग्लिश में दे देगा तो फेरोमैग्नेटिक दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये बातें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि चुंबकीय छड़ के ध्रुवों के पास, ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय छड़ है, एक दोस्तों आपके पास क्या है, चुंबकीय छड़ है। चलिए ले लिया हमने छड़, ठीक है। तो एक तरफ दोस्तों N होगा, दूसरी तरफ S होगा, ठीक है। करा है इसके ध्रुवों के पास, ठीक है, दोनों तरफ, मतलब एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। यही तो ध्रुव है, पोल। ध्रुव का मतलब क्या हो गया, पोल, ठीक है। ध्रुव का मतलब क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है, पोल, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि ध्रुवों के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाए जाने पर यह कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। अगर इसके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाएंगे, ठीक है, तो कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों, यह प्रतिकर्षित कर देता है, ठीक है। चुंबकीय छड़ के ध्रुवों के पास यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब जानते क्या होता है, प्रतिकर्षित मतलब उसको दूर भगाना। आप दो चुंबक को जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास कीजिए, खिसक जाएगा, ठीक है, भाग जाएगा। तो यहां प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर हटाना, ठीक है। वो प्रतिकर्षित करेगा यानी इसको दूर हटाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या पूछा है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ को नहीं लाए हो, चुंबकीय को लाते तो चिपक जाता, प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसलिए उसे दूर धकेलता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रतिकर्षित करता है। तो आपके एग्जाम में ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। करा किस टेम्परेचर पर लौह चुंबकीय पदार्थ
किस टेम्परेचर पर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। यानी पहले तो चुंबकीय था, बाद में उसके चुंबकत्व की शक्ति दोस्तों खत्म हो जाती है। यह कब होता है दोस्तों, जब उसको क्यूरी ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, क्यूरी ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, कहा जाता है अगर चुंबक को आप गर्म कर लीजिए, एक चुंबक ले लीजिए और उसको गैस पे रख करके क्या कर दीजिए, आग में उसको गर्म कर लीजिए, हीट कर देंगे तो उसके चुंबकत्व का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्यूरी ताप पर गर्म करने से होता क्या दोस्तों, लिखेगा चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर, और कितना गर्म करने पर, तो क्यूरी ताप उसको नाम दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा हेनरी किसका मात्रक है। हमने तो सोचा कि हेनरी किसी व्यक्ति का नाम होगा, यहां पूछ रहा है कि हेनरी किसका मात्रक है। तो हेनरी मात्रक है दोस्तों प्रेरकत्व का। आपने ये शब्द भी नहीं सुना होगा या कम सुना होगा, तो आप परीक्षा में देखिएगा ध्यान से, ये ऑप्शन में जरूर लिखा मिलेगा प्रेरकत्व। सवाल ये आता है कि सब प्रेरकत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कभी कभी लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस, ठीक है, इसको इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, सवाल ये आता है कि सब प्रेरकत्व को मतलब इसका होता क्या है। ठीक है, तो याद रखेगा किसी भी परिपथ में, परिपथ मतलब समझ गए ना, किसी भी वायर में, ठीक है, जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, जहां पर धारा प्रवाहित होती, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम परिपथ कहते हैं। तो किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव को कौन दर्शाता है, प्रेरकत्व ही दर्शाता है। ठीक है, लिखेगा किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, किसी भी परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका प्रभाव लिखेगा, प्रेरण साथ में लगेगा, प्रेरण के प्रभाव को दर्शाता है, प्रभाव को दर्शाता है। कौन दर्शाता दोस्तों, तो ये प्रेरकत्व ही है जो दर्शाता है। इसकी खोज दोस्तों हेनरी ने किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये मात्रक रख दिया गया हेनरी। ठीक है, तो हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, करा विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादित विद्युत, ठीक है, ये जितने भी विद्युत उत्पादन केंद्र जहां बिजली बनाई जाती है, ठीक है, क्या बनती है दोस्तों, विद्युत उत्पादन केंद्र में क्या हो जाती है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, करा ये जहां जहां बिजली का उत्पादन होता है, इसमें किस प्रकार की विद्युत बनती है दोस्तों, तो याद रखेगा यहां प्रत्यावर्ती धारा बनाई जाती है। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे आप एसी करंट कहते हैं, ये बनाया जाता है। और एसी करंट के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा था कि एसी करंट जो बनता है ये 50 हर्ट्ज का होता है, या फिर इसे 220 वोल्ट का कहते हैं। तो वोल्ट मत लिखिए, यहाँ हर्ट्ज वाली बात लिखिए, क्योंकि वोल्ट को लेकर अभी और आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये 50 हर्ट्ज में याद रखेगा, 50 हर्ट्ज दोस्तों इसकी जो है कैपेसिटी होती है जो पैदा की जाती है। कुल मिला जुला के या किस प्रकार की होती है ये जानना चाह रहा है, तो याद रखेगा प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसे हम एसी करंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल, करा विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता दोस्तों कितनी होती है। हर्ट्ज नहीं पूछ रहा है, इसकी वोल्टता पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, हम लोग कहते हैं ना बड़े बड़े खंबे होते हैं, तो हम कहते हैं 11,000 केवी का खंबा है। ठीक है, केवी का तार यहां से गया है और कहां तक दोस्तों, 25 केवी तक। ठीक है, तो याद रखेगा 25 केवी तक, 11,000 केवी से 25,000। देखिए जो के लगा इसका मतलब किलोवाट हो गया। ठीक है, तो ऐसे समझिएगा दोस्तों 11,000, ठीक है, 11 के का मतलब हो गया 11 केवी ही बोलते हैं, 25 केवी, 11 केवी से लेकर 25 केवी तक का दोस्तों ये जो है बिजली उत्पादन होता है, और वो अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है, फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ठीक है, उसको घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, कर वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ दिया जाए, देखिए कर वोल्टेज को स्थिर रखेंगे और चाहे लैंप लिख दे, चाहे यहां पर बल्ब लिख दे, चाहे ट्यूबलाइट लिख दे, कुछ भी कर दे। ठीक है, और जोड़ कैसे रहा, श्रेणी परिपथ में, समानांतर में जोड़ता, बीच में कोई खराब होता कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन श्रेणी में होगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, तो श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा का मान दोस्तों कितना होता है। ठीक है, यहां ज्यादा परेशान आपको नहीं कर रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि हम वोल्टेज को स्थिर रखते हुए
कि एक से अधिक लैंपों को लेकर के उनको श्रेणी परिपथ में जोड़ रहे हैं, तो परिपथ में कुल धारा का मान दोस्तों कितना होगा? तो याद रखिएगा, हमेशा धारा का मान, दो चीजें यहां पे आता है, ध्यान दीजिएगा। धारा का मान पूछेगा, धारा का मान तो बताएगा दोस्तों धारा का मान घटता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? घटता है। लेकिन अगर यही पूछ दे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए दूसरा पॉइंट दे दे कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि धारा का मान घटता है। आज ने पूछा धारा का मान क्या होगा, मान लीजिए कल को सवाल उल्टा कर दे कि नहीं बताइए विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तब क्या बताएंगे? प्रतिरोध बढ़ेगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ेगा लेकिन धारा का मान घटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, हमेशा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये आप याद रखेंगे। करा इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर क्या है? अब मैं आपको पूरा ही चीज बता देता हूं। ये जो अंतरराष्ट्रीय रंग कोड है ना, इसके अनुसार दोस्तों याद रखेंगे वायर के 3 रंग बताए गए, ठीक है। वायर के 3 रंग दोस्तों बताए गए हैं, ठीक है। आइए एक एक रंग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो लाइव तार है, जो जिंदा तार है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम लाइव बोलते हैं, जिसे हम जीवित तार बोलते हैं, या जो हम घर की मेन लाइन वाली होती है उसकी बात करें, ठीक है। तो मेन लाइन का रंग जो होता है वो क्या होता है? दूसरा दोस्तों अर्थिंग का, ठीक है, दूसरा होता है अर्थिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? अर्थिंग, ठीक है, दूसरा होता है अर्थिंग का, ठीक है। ये क्या होता है? और तीसरा होता है न्यूट्रल, ठीक है, तीसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का रंग क्या होगा? ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा, लाल रंग किसका होगा? जो घर की मेन लाइन होगी वो होगा लाल रंग का, ठीक है। जो अर्थिंग होता है दोस्तों वो होता है, जो देखिए लाल रंग से मेन लाइन यानी खतरे को दर्शा रहा है, ठीक है। अर्थिंग यानी जमीन पर रहा है, जमीन यानी पेड़ पौधे का रंग हरा होता है, तो इसको आप हरा रखिएगा, ठीक है। और न्यूट्रल का दोस्तों न से न्यूट्रल, न से नीला भी होता है इसका और काला भी होता है। तो नीला या काला तार जो होता है दोस्तों ये न्यूट्रल का होता है। ये जो वायर होते हैं 3 रंग के, लाल रंग का वायर, हरा रंग का वायर या और नीला या काला रंग का वायर। तो लाल रंग का वायर हमेशा घर की मेन लाइन को दर्शाता है, ठीक है। मेन करंट वाली जो लाइन होती है वो हमेशा लाल रंग में रखी जाती है। अर्थिंग जो होता है दोस्तों उसके लिए ग्रीन वायर होता है। न्यूट्रल जो होता है उसके लिए नीला या काला वायर होता है। ये रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आप उल्टा सीधा करना हो कर लीजिए, लेकिन उससे जो बिजली वाला होगा उसको परेशानी होगी समझने में, ठीक है। देखिए हर बार एक ही लाइनमैन तो आता नहीं, हर बार एक ही इलेक्ट्रिशियन तो आएगा नहीं। हो सकता है कल को आपके घर में कोई फॉल्ट हो, कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन आए तो वो इसी चीज को अपने जीवन में याद रखा है, वो मान के चलता है कि लाल वाला क्या है, मेन्स है, और अर्थिंग हरा वाला है। तो आप या तो आप उसको बताइए कि नहीं भैया हमने अपनी खोपड़ी लगाई, अपना दिमाग लगाया, सब बदल दिया है, ठीक है। या तो जो नियम है उसको फॉलो किया जाए तो ज्यादा सही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नियम फॉलो किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसका जो बाह्य परत होता है दोस्तों, ये किसकी बाह्य परत पर किसकी कोटिंग होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा दोस्तों बिजली के तार, ठीक है, बिजली के तार पर कोटिंग, ठीक है, तार पर जो कोटिंग होती है दोस्तों किसकी होती है? ये कोटिंग होती है पीवीसी की कोटिंग होती है। तार के ऊपर जो प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक देखते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है? पीवीसी होता है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड दोस्तों इसे कहा जाता है, या प्यार इसी को बोलते हैं पीवीसी। तो उस पे पीवीसी की कोटिंग होती, काफी मोटी होती है, और इस वजह से दोस्तों, अच्छा उसके अंदर दोस्तों धारा प्रवाह तो हो ही रहा, इलेक्ट्रॉन मुक्त गमन कर ही रहा, लेकिन पीवीसी के तार जो मोटे होते हैं उसके वजह से दोस्तों शॉर्ट सर्किट का खतरा कम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे 2 चीजें याद रखिएगा, कभी भी दोस्तों चाहे एक आधा कर दे, आज आधा दे दिया, हो सकता है कल को 1/4 दे दे ना, तो मैं उसी हिसाब से आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपसे धारा का मान पूछे, सुनिएगा ध्यान से, जब कभी आपसे धारा का मान पूछे तो जैसे जितना कह रहा है उसको लिख दीजिए 1/2, ठीक है। और जितना कहे उसी में मान लीजिए 1/2 कर रहा है तो आप 1/2 का गुणा कीजिए। अगर एक कहे कि 1/4 कर दिया तो आप 1/4 का गुणा कर दीजिए। अगर कह दे कि किसी तार के व्यास को 2/3 कर दिया तो आप 2/3 से गुणा कर दीजिए।
जितना कहेगा उसी से गुणा कर देना, ठीक है। तो 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और यही दोस्तों आपका उत्तर है, ठीक है, यही आपका उत्तर है। समझ गए मेरी बात को ना? कुछ नहीं करना है, जो दिया होगा फार्मूला पे मत जाइए। इसका फार्मूला लेंगे ना तो 4-5 लाइन में हल करेंगे, फिर भी उत्तर ही मिलेगा। मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूं। अगर 1/2 कर रहा है तो 1/2 से गुणा कर लो। अगर 1/4 कर रहा है तो 1/4 से गुणा करोगे तो 4 चौका 16 यानी 1/16 आ जाएगा। अगर मान लो यही कह दे कि किसी तार के व्यास को हमने 1/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो 1/4 गुणे 1/4, 4 चौका 16। अरे भाई हर वाले को गुणा कर लेते हैं, अंश वाले को भी गुणा, तो 1 गुणे 1 तो 1 ही होता है, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा। तो 1/16 आपका जवाब आ जाएगा। कब? जब 1/4 करेगा। तो अभी आधा कर रहा है तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। एक चीज तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से प्रतिरोध पूछता है, इसी सवाल में आपसे यह पूछ देता कि प्रतिरोध कितना होगा। मान लीजिए एक नया सवाल कर देता, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों। जैसे पूछा है ना कि यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, प्रवाहित धारा का प्रतिरोध कितना। यहां प्रवाहित धारा का मान पूछ लिया, उस समय प्रतिरोध पूछ सकता है। तो प्रतिरोध क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका तरीका होता है दोस्तों कि ये जितना बटा में जितने गुना आया है, ठीक, जैसे 1/4 आया ना तो वो हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए। 1/4 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो 4/1 हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, सीधा फीधा। 4/1 मतलब क्या हो गया, एक का मान कुछ होता नहीं, मतलब सीधा फीधा 4 गुना हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। मान लीजिए 1/16 वाला लेते हैं, मान लीजिए 1/4 कर दिया और तब प्रतिरोध पूछेगा, तो 1/4 कर दिया तो 1/4 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 1/16 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिरोध पूछता तो 1/16 को उल्टा लिखते तो 16/1 करते। 16/1 का मतलब क्या है, सीधा 16 गुना हो जाता। मेरी बात ध्यान समझना। अब इससे देखो आसान भाषा में समझा भी नहीं सकता, कोई नहीं समझाएगा आपको। दुनिया ना, कई बच्चे आजकल मैं देखता हूं कमेंट करते हैं, कहते हैं सर इतनी अच्छी क्लास है फिर भी व्यूज क्यों नहीं आते। ठीक है, क्या है ना, दुनिया को चकाचौंध पसंद है। और नितिन सर की आदत बचपन से एक है, मैंने कुछ ठान लिया कि मुझे काम करना है तो करना है, फिर मैं ये नहीं देखता कि व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं भी चाहता तो मसालेदार क्लास बनाता, इसको नहीं पढ़ाता, एग्जाम वाइज पढ़ाता, लेकिन नहीं। फिर मुझे लगता है यार औरों में मेरे में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना, इतना सटीक चीज है कि आप फ्यूचर में कभी भी आपको लगे कि यार इस चैप्टर में डाउट है, तो आप इस चैप्टर कोई भी, जैसे आपको लगा कि यार संविधान का कोई एक चैप्टर है जहां मुझे बहुत डाउट हो रहा है, जैसे मूल अधिकार में डाउट हो रहा है, आप इस सीरीज में आ जाओ, पॉलिटी वाले सेक्शन में चले जाओ, वहां मूल अधिकार के जो भी 1-2 वीडियो उतना देख लीजिए एग्जाम से पहले, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको पता है कि मेरे एग्जाम में विद्युत और चुंबक से संबंधित सवाल आने वाले हैं, आपने केवल जो आपको कमजोरी लग रही है वो टॉपिक खोला, उसको पढ़ लिया। ठीक है, बाकी चैनल की हालत यह है कि लोग कुछ भी पढ़ाने में लगे हैं और किसी का कुछ नहीं कंप्लीट है। जैसे आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं ना कि मैंने आपको 14,700 सवाल पढ़ा दिया, अब तो 14,800 सवाल हो गए कंप्लीट 14,800 सवाल, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये 14,800 तक का सफर कितना लंबा रहा है ये आप सोचिए। ठीक है, एक दिन में 30 सवाल लेके आता हूं, फिक्स है 30 ही लेके आता हूं, ज्यादा लाता भी नहीं, बस फिक्स है कि 30 मतलब 30। ठीक है, तो आप जुड़िए साथ में, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी और पढ़ने से लगी रहा होगा। इसी तरह आता है सवाल भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, ये हमारा 7वां विषय है फिजिक्स, जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको कुल 6 विषय दोस्तों पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसके पहले कुल 6 विषय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिजिक्स दोस्तों 456 से पढ़ना शुरू किया था और 494 पर आ गया हूं। आज हमारा दोस्तों ये 39 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, यही चल रहा है ना 39। ठीक है, कौन सा 494। ठीक है, 39 नंबर का लेक्चर है। कल हमारा दोस्तों 40 लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट दोस्तों कवर करा दिए हैं और कितने कितने क्लास में कवर करा है पूरा दे दिया मैंने। ठीक है, तो आप उसे भी जाकर देखिए, जो जो टॉपिक आपको लगे कमजोर है आप जाके देखिए, नुकसान नहीं करेगा। करा यदि एक सर्किट का प्रतिरोध, ध्यान से सुनिएगा, करा एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया, ठीक है, तथा वोल्टेज का मान समान रहे, तो सर्किट में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए, मैंने पीछे आपको समझाया था कि अगर धारा जो भी आएगी, ठीक है, धारा 1/x होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है वह x/1 होता है, यही होता है ना। देखिए, 2 बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। हमने आपको समझाया था कि धारा अगर 1/2 आ रही है, ठीक है, तो प्रतिरोध कितना होगा, उसी को उल्टा कर लेते हैं। अगर प्रतिरोध दे रहा 2 गुना, अब ध्यान समझिएगा,
अगर दोस्तों यहां पर क्या दे रहा है, प्रतिरोध अगर आपसे कह रहा है कि प्रतिरोध को आपने माना x तो x की जगह पे 2, तो 2/1 अगर प्रतिरोध है तो आप मुझे बताइए धारा कितना रहा होगा, तो ये उसको उल्टा कर देंगे तो 1/2 धारा रहा होगा, तो यहाँ 1/2 जो आ जाएगा दोस्तों यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए तो आपको ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा। 1/2 हो जाएगा, या उसको कह सकते हो कि आधा हो जाएगा, 1/2 मतलब आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझिएगा। आपको पीछे जो समझाएगा उसी पे बेस्ड ये चीजें हैं। ठीक है, करा तांबे की प्रतिरोधकता दोस्तों क्या होती है ये आपको बताना। तांबे का जो तार होता है उसकी प्रतिरोधकता दोस्तों क्या होती है ये आपको बताना है। तो फिक्स होता है दोस्तों, लिखिएगा 1.69 गुणे 10⁸ -8। ठीक है, माइनस में रहेगा दोस्तों 10⁸ और प्रतिरोधकता को हमेशा ओम मीटर में दिखाते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इतना ओम मीटर। ठीक है, ये फिक्स होता है 1.69 गुणे 10⁸ ओम मीटर। कितना ओम मीटर होता है, ये एकदम फिक्स होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये -8 वाला रट लीजिए तो यहां से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा धातु के चालक का प्रतिरोध। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। करा कोई धातु का चालक है और उसका प्रतिरोध के बारे में बताना है। क्या बताना है, तो कभी भी धातु के चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, ये हमेशा याद रखेगा तार के लंबाई के समानुपाती होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तार के लंबाई के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, फिक्स होता है। कभी भी धातु के चालक का प्रतिरोध तार की लंबाई के दोस्तों समानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। लिखिएगा। ठीक है, यदि तार की लंबाई बढ़ी, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। और यदि कम होगी, ठीक है, यदि कम होगी तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो ये समानुपाती होता है। समानुपात मतलब क्या, जैसे जैसे आप वैसे वैसे हम। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा, जैसे आप जाएं आप बढ़ेंगे तो हम घटेंगे। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है उल्टा, समानुपाती कहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है दोनों का एक समान। तो जब वो बढ़ेगा तार की लंबाई तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। करा चालक के प्रतिरोध को क्या प्रभावित नहीं करता है, अभी तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। हो सकता है ऑप्शन में, जैसे देखो प्रतिरोध को लंबाई तो प्रभावित करेगा। ये देखिए दो चीजें आप पूछ सकता है, क्या प्रभावित करता है और क्या नहीं करता है। ठीक है, तो प्रभावित करने पर आए तो आप लिख सकते हैं तार की लंबाई प्रभावित करेगी, अगर किसी तरह का कोई तापमान है तो वो प्रभावित करेगा। ठीक है, लेकिन अगला सवाल आता है क्या प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, प्रभावित नहीं करता। ठीक है, क्या प्रभावित नहीं करता है, तो आप कह सकते हैं जैसे दबाव दे दिया। ठीक है, दबाव, किसी तरह का दबाव ये दोस्तों प्रभावित नहीं करता। या कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा भी, प्रवाहित होने वाली धारा भी दोस्तों इसको प्रभावित नहीं करती है। ये दो ऑप्शन अक्सर करके आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप कभी क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जो ऑप्शन मिलेगा उसमें या तो दबाव मिलेगा या तो कंडक्टर के माध्यम से जो धारा प्रवाहित होती वो दोस्तों यहां प्रभावित नहीं करती है प्रतिरोध को। ये चीजें दोस्तों मिलती हैं, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। करा एका सिलिकॉन, ये तो आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, एका सिलिकॉन। ठीक है, ये किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एका सिलिकॉन कहा जाता है जर्मेनियम को। किसे कहा जाता है दोस्तों, एका सिलिकॉन किसे कहा जाता है, जर्मेनियम को कहा जाता है। जर्मेनियम दोस्तों होता क्या है, जर्मेनियम एक तरह से अर्धचालक होता है। ठीक है, जर्मेनियम क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का अर्धचालक है। इसे आप याद रखेंगे, ये भी प्यारा सा सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है पारा, मैग्नीज, लोहा, एबोनाइट में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। कौन सा विद्युत का चालक नहीं है दोस्तों, ये बताना है। पारा, मैग्नीज, लोहा। भाई लोहा तो है, ठीक है, लोहा तो है, मैग्नीज भी है। ठीक है,
एबोनाइट पारा में आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पारा भी होता है, एबोनाइट आप अलग कर लीजिए यहां से, ठीक है। एबोनाइट जो दोस्तों यह सुचालक नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है। एबोनाइट दोस्तों यह कुचालक है, ठीक है। एबोनाइट क्या दोस्तों, यह विद्युत का सुचालक नहीं, ये कुचालक है। इसी वजह से आप कह रहे हैं कि इसमें चालकता नहीं होती है, ठीक है। क्यों यार, एक तरह का रबड़ होता है, ठीक है। ये जो एबोनाइट होता है दोस्तों, ये है क्या, तो याद रखिएगा एक प्रकार का रबड़ है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का रबड़ होता है, ठीक है। एक विशेष प्रकार का ये रबड़ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। रबड़ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड होता है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले सर ये बता दीजिए कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। जब हम गैल्वेनोमीटर ही नहीं जानते तो सर अब इसको कहाँ हम जाके जोड़ेंगे, ठीक है। ये भी बात सही है। तो गैल्वेनोमीटर नहीं पता तो आपको मैं बता दूं, जितना छोटी से छोटी, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्युत धारा होता है उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा सूक्ष्म, ऐसे ही लिख लीजिए, सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, ठीक है। पता लगाने वाला यंत्र, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। पता लगाने वाला जो यंत्र है दोस्तों, वही क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये आप याद रखेंगे, ठीक, गैल्वेनोमीटर है। अब सवाल करा है कि गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाए। क्रम तो दो ही होता है, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे या समानांतर क्रम में जोड़ोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ध्यान देना, अगर गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, मीटर को किस में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो दोस्तों ये वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज और जरूरी है, वो है उच्च प्रतिरोधकता। ये भी आवश्यक है दोस्तों, उच्च प्रतिरोध लगाकर ही जोड़ना पड़ेगा, ये आप याद रखेंगे। इसके साथ ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। प्लस उच्च प्रतिरोध अगर लगाया जाए तब दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप वोल्ट मीटर बन जाएगा। इसी तरह से एक सवाल और देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, यदि आपके दिमाग में आया कि सर यदि गैल्वेनोमीटर को हम समानांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, तो देखो अगर आप समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तब दोस्तों इसको निम्न प्रतिरोध इससे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। और जब जैसे ही आप निम्न प्रतिरोध अटैच करेंगे यह आमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो कब ये वोल्ट मीटर बनता है, कब ये आमीटर बनता है, इसमें बस यही दो बातें खास हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर कब बनेगा, जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। आमीटर कब बनेगा, जब इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। हाँ, इसके साथ उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध वाली बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मिस्टेक हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है। कह रहा कोई अर्धचालक और उसमें आपने विशुद्धताओं को मिला दिया, विशुद्धियों को मिला दिया, तो जब आप विशुद्धि मिलाते हैं तब वह स्नेहक कहलाता है। क्या कहलाता है, अब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्नेहक कहा जाता है। अर्धचालक में विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहा जाता है, स्नेहक कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, स्नेहक को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके लिए एक शब्द होता है डोपिंग, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कह अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है दोस्तों, तो अशुद्ध जल है तो वह सुचालक का काम करता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों, कब दोस्तों कुचालक का काम करता है, कब दोस्तों कुचालक का काम करता है, तो मैंने आपको बताया था कहीं पर अगर शुद्ध जल है तो उसमें आयन नहीं होता है, ठीक है, या कहीं पे अशुद्ध जल है, ठीक है, उसमें भी आयन नहीं होता है, या कहीं पे ग्लूकोज का घोल है, ठीक है, ग्लूकोज का घोल है तो यहां भी नहीं होता। और क्या समझाया था, कुचालक होने के लिए याद रखेगा आयन का अभाव होता है, ठीक है, आयन का अभाव होता है तब यह कुचालक होता है। यदि आयन आ जाएगा तब वो सुचालक बन जाएगा। इसीलिए अगर पानी में कोई अशुद्धि मिला दी आप तो दोस्तों वह सुचालक बन जाएगा। केवल कारण क्या दोस्तों, ये अशुद्ध जल लिखा है इस वजह से, ठीक है। अगर ये शुद्ध जल लिख देता तो शुद्ध जल हमेशा कुचालक होता है बिजली का, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कौन बदलता है दोस्तों, विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है, बिजली लेता है और बिजली लेकर दोस्तों पंखा चलाता है, जिससे घर में पाइप वगैरह में दोस्तों पानियां चढ़ते हैं, तो यही तो होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो बदल देता है, ठीक है।
करा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर चेंज करना हो तो क्या किया जाए, ये तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला, अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हो तब दोस्तों इसके लिए जनरेटर लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं। तो या तो आपके सामने जनरेटर शब्द दे सकता है या तो आपके सामने डायनेमो दे सकता है, तो चाहे जनरेटर दे चाहे डायनेमो दे, ठीक है, डायनेमो दे, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कुछ अलग नहीं है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो आप हैंडल मार के स्टार्ट करते हैं जनरेटर वही वाला है दोस्तों, ठीक है। करा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा में दोस्तों कौन रूपांतरित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को मोमबत्ती जो है दोस्तों, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती जो है ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है, या फिर जलकर दोस्तों प्रकाश देती है ना। इसी तरह से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण द्वारा करते हैं, या तो मोमबत्ती लिख लिया, अगर उपकरण है तो उपकरण के रूप में आप द्वितीयक सेल को ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें विद्युत सेल का नाम आता है, ठीक है, विद्युत सेल या बैटरी वगैरह जो होती है दोस्तों, बैटरी वगैरह जो होती है ये क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे देखिए, कर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोस्तों, जैसे ये हमारा माइक है ना, ये चेंज करेगा तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक नहीं साउंड बदलेगा, ठीक है, माइक तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लेके जा रहा है, उल्टा है, यहां विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में वापस लेके आना है, तो ये लाउड स्पीकर का काम होता है, ठीक है, किसका काम होता है, लाउड स्पीकर का काम होता है, ठीक है। अरे जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं ना, बताओ ये, ठीक है, या बड़े बड़े जो साउंड बॉक्स होते हैं, ठीक है, साउंड बॉक्स, ठीक है, साउंड, ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल में अगर सुन रहे होंगे तो साउंड लगा होगा ना छोटा बड़ा, उसमें से मेरी आवाज आ रही होगी, तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर देता कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं उल्टा लिख देता कि ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलना है, विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तब हम क्या कहते हैं दोस्तों, तब हम माइक्रोफोन यहां बताते हैं, ठीक है, कि ये जो माइक्रोफोन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो माइक वगैरह यूज करते हैं, ये हमारी ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों कन्वर्ट कर देता है, जैसे माइक है ना, ठीक है, ये बदल देगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, और यहीं पे दोस्तों हमारे 30 सवाल समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। देखो मेहनत से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, और ये क्लास आपके लिए तनिक भी नुकसानदायक नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, इससे बढ़िया लेक्चर आपको कहीं मिलने वाला नहीं, ठीक है। जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक बार मौका दीजिए, कम से कम डेमो क्लास देखिए, प्लीज आप एक बार आइए, ये हमारा एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, सिर्फ डेमो देखिए, डेमो पसंद आए तो डिसाइड कीजिएगा क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं, ठीक है। आपका दिल जीत लूंगा दोस्तों, ऐसी जीएस की बेहतरीन क्लास चल रही है, मतलब आपने कल्पना नहीं किया होगा कि ऐसी क्लास भी कोई पढ़ा सकता है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जिस दिन आपने बैच ज्वाइन किया ना उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नितिन सर क्या कर रहे थे, लेकिन आप बैच तभी ज्वाइन कीजिएगा जब आपको पढ़ने का मन हो, इच्छा अंदर से हो कि नहीं कोई अधिकारी बनना है और बन के ही लौटना है घर, अगर ये इच्छा है दोस्तों तभी आप बैच ज्वाइन कीजिएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो सेशन आज का ही समाप्त होता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कुछ समस्या है, कुछ पूछना है, कुछ जांचना है तो आप कॉल कीजिए, मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।